देश आज बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मना रहा है शहीद दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का करेंगे उद्घाटन। राजधानी लखनऊ में कल 2 दिवसीय रंग दे बसंती कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के गठन की यात्रा और बलिदानियों के सम्मान में आयोजित किया गया कार्यक्रम। तीन राज्यों में सरकार गठन की तैयारियां हुई तेज। उत्तराखंड में आज पुष्कर सिंह धामी फिर से संभालेंगे मुख्यमंत्री पद। पच्चीस मार्च को योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लेंगे शपथ। लखनऊ के इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का होगा आयोजन। और विधान परिषद सदस्य के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। बस्ती से भाजपा के सुभाष यदुवंश और सपा के सन्नी यादव, वहीं आगरा फिरोजाबाद से भाजपा के विजय शिवहरे और सपा के दिलीप यादव हैं एमएलसी प्रत्याशी। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। आज 23 मार्च को देश क्रांतिकारियों और बलिदानियों की स्मृति के रूप में शहीद दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की पुण्यतिथि को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर आज कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। गैलरी में स्वतंत्रता संघर्ष में क्रांतिकारियों के योगदान को दर्शाया जाएगा। गैलरी में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक राज के विरुद्ध उनके सशस्त्र प्रतिरोध को दर्शाया जाएगा। इस पक्ष को स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य विमर्श में प्रायः समुचित स्थान नहीं दिया जाता है। इस नई गैलरी का उद्देश्य है कि उन सारी घटनाओं का समग्र चित्रण प्रस्तुत किया जाए जो 1947 में अपनी पराकाष्ठा को पहुंची थी। साथ ही क्रांतिकारियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर किया जाए। गैलरी में क्रांतिकारी आंदोलन के जन्म, क्रांतिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण संगठनों का निर्माण, आंदोलन का विस्तार, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन, नौसेना विद्रोह का योगदान आदि को पेश किया जाएगा। इसी क्रम में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शहीद दिवस के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र संगठन देश भर के सभी 623 जिलों में कार्यक्रम आयोजित करेगा। राजधानी लखनऊ में संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित 2 दिन चलने वाले आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश के गठन की यात्रा और शहीदी दिवस के अवसर पर कल रंग दे बसंती कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश मेश्राम उपस्थित रहे, जिन्होंने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश की गठन यात्रा और बलिदानियों के सम्मान में आयोजित चित्र प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम 22 मार्च से प्रारंभ होकर 23 मार्च तक चलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि 22 मार्च उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 22 मार्च 1902 प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस दिन प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध किया गया था। कालांतर में 24 जनवरी 1950 को प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस से बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। उन्होंने कहा कि 6 अगस्त 1937 को प्रदेश की पहचान चिन्ह मछली, तीर धनुष और धाराएं का अनुमोदन किया गया था, जो कि प्रदेश की हिंदू मुस्लिम एकता की साझी विरासत और गौरवशाली इतिहास का साक्षी है। मुख्य सचिव ने कहा कि 23 मार्च के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। ये दिन भारत की इतिहास रचना में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। बीते दिन जिन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, उनमें से मणिपुर में भाजपा सरकार का गठन हो गया है। बाकी के 3 राज्यों में सरकार गठन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी फिर से मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, तो वहीं 28 मार्च को गोवा में प्रमोद सावंत भी सीएम पद की शपथ लेंगे। 25 मार्च को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, जिसकी औपचारिक रूप से ऐलान विधायक दल की बैठक के बाद कर दिया जाएगा। 5 राज्यों के जनादेश के बाद इन राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया जारी है। मणिपुर और पंजाब में शपथ ग्रहण के बाद बाकी 3 राज्यों उत्तराखंड, गोवा और यूपी में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करें तो मनोनीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को शपथ ग्रहण करेंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। उनके साथ कैबिनेट को भी शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा।
शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बीजेपी संगठन ने पूरी तैयारी कर ली है। समारोह में प्रदेश के सभी जिलों से कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। खुद मुख्यमंत्री धामी ने परेड ग्राउंड जाकर तैयारियों का जायजा लिया। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून स्थित शहीद स्थल पर जाकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों के सपनों के अनुरूप राज्य के विकास के लिए सरकार काम करेगी। हमने जो भी संकल्प लिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुआ है, उन सभी को हमने धरातल पर उतारना है। और चुनाव से पहले जो भी हमने संकल्प किया है, हमारी पार्टी ने संकल्प किया है, हम उन सभी संकल्पों को धरातल पर ले जाएंगे। एक पारदर्शी शासन चलाएंगे, जन जन के द्वार तक पहुंचने वाली हमारी सरकार होगी, जन समस्याओं को त्वरित रूप से समाधान करने वाली सरकार होगी। एक अच्छी सरकार देंगे जो उत्तराखंड राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेगी। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार लगातार दूसरी बार बन रही है। इसको लेकर बीजेपी में खुशी का माहौल है। पार्टी का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी पर जनता ने बहुत कम समय में बड़ा भरोसा जताया है। धामी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनको समय क्या था, 7-8 महीना, 1-2 महीने तो समझने में ही लग जाता है और उसी में बहुत अच्छे काम किए। और हम सब लोगों की मंशा थी कि पुष्कर सिंह धामी जी को ही नया समय मिलना चाहिए और वो मिला। आगे हम बहुत अच्छे काम करेंगे, हमारी सरकार एक से एक अच्छे काम करेगी। उधर गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और उनकी कैबिनेट की शपथ 28 मार्च को सुबह 11 बजे श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगी। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्री और 20 राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मौजूदगी इस शपथ ग्रहण समारोह में हो सकती है। प्रमोद सावंत ने फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर मौका दिए जाने के लिए केंद्र नेतृत्व का आभार जताया है। माननीय मोदी जी का विजन आत्मनिर्भर भारत विच वी हैव कन्वर्टेड इनटू द स्वयंपूर्ण गोवा, सेल्फ रिलायंट गोवा, स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 ये मुहिम आगे चलती रहेगी और इसी में गोवा का सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट में और हमारे पार्टी का ध्येय अंत्योदय लास्ट पर्सन तक पहुंचाने के लिए मेरी प्रायोरिटी रहेगी। गोवा और उत्तराखंड दोनों जगहों पर सोमवार को विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें प्रमोद सावंत और पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुना गया था। उसके बाद दोनों ने अपने अपने राज्यों में राज्यपालों से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया था। उधर यूपी में बीजेपी विधायकों की बैठक 24 तारीख को होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। 25 तारीख को शाम 4 बजे अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेता हिस्सा लेंगे। 37 साल का इतिहास उत्तर प्रदेश में टूटा है कि दोबारा किसी पार्टी की सरकार बनी है और इस ऐतिहासिक मौके पर प्रदेश के सभी क्षेत्रों से लोगों का प्रतिनिधित्व हो, समाज के सभी वर्ग के लोग उसमें शामिल हो। इसके लिए आमंत्रण लोगों को आमंत्रित भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनता, समाज के प्रतिष्ठित लोग उसमें शामिल हो, ऐसी व्यवस्था हो रही है। यूपी की राजनीति में 37 साल बाद किसी पार्टी ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की है। इसके चलते समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। प्रदेश में भाजपा की नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। नई सरकार बनने से पहले भाजपा के विधायक दल की बैठक 24 मार्च को लखनऊ के लोक भवन में होगी। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेता रघुवर दास मौजूद रहेंगे। समझा जाता है कि इस दौरान योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इकाना स्टेडियम और उसके आसपास के इलाकों को समारोह के लिए खासतौर पर सजाया संवारा जा रहा है। भाजपा सूत्रों के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। वहीं कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव में गोरखपुर शहर से जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2022-23 के फसल मौसम के लिए कच्चे पटसन के सरकारी खरीद मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। कच्चे पटसन का सरकारी खरीद मूल्य 4,750 रुपए प्रति कुंतल तय किया गया है। पिछले साल के मुकाबले ये 250 रुपए ज्यादा है। जूट उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक लाभ सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले जूट फाइबर को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक
है। ये मंजूरी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर आधारित है। ये उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 7.53% का फायदा सुनिश्चित करेगा। भारतीय जूट निगम मूल्य समर्थन मूल्य को लेकर केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में अपना काम जारी रखेगा और इस तरह के संचालन में किसी प्रकार का नुकसान होने पर केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। रायबरेली के कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले में किसानों के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही पशुपालन विभाग से आए अधिकारियों द्वारा पशुओं के विषय में किसानों को विस्तार से बताया गया। किसान मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा 8 स्टॉल भी लगाए गए थे, जिनके माध्यम से किसानों को उन्नत किस्म के बीज के साथ ही तकनीकी जानकारियां भी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र की अध्यक्ष डॉक्टर नीलिमा कुंवर ने बताया कि सरकार किसान हित में विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। सभी का उद्देश्य है कि किसान की लागत कम करते हुए उन्हें मुनाफा अधिक दिलाया जा सके। यहाँ बेला टिकई में मेले का आयोजन किया है, जिसमें हम किसानों को बताना चाहते हैं कि जो 2 मेन क्रॉप हैं, गेहूं एंड धान, वो इस समय गेहूं पूरा खड़ा हुआ है और मेरे ख्याल से 13 अप्रैल बैसाखी तक पूरा सूखा हुआ गेहूं कटाई की उस पे आ जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि किसान उसको भी जलाए नहीं, कटाई मशीनों से करें, हंसिए से करें, लेकिन उसको जलाए नहीं और उसके कुछ अंश, अगर कोई दाना गिर जाता है तो उसको गिर जाने दीजिए, उस मिट्टी में मिल जाने दीजिए, क्योंकि वो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा। ये आयोजन रखा है बेला टिकई में कि हम ये मेला यहाँ पे करें और किसान जो हैं और जो हमारी ये प्राइवेट एजेंसियाँ के फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारी स्टॉल्स लगी हैं, ये सिर्फ किसानों के लिए इसलिए लगाई गई हैं कि वो इसका भरपूर फायदा उठाएं और जो भी उन्हें चाहिए वो यहाँ से वो खरीद सकते हैं। फसल अवशेष, फसल मतलब पराली अपनी जलाई ना जाए और उसको मिट्टी में मिला दिया जाए, उससे अच्छा उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। और हमारे धान में भी जब शुरू से धान से इन्होंने प्रचार कर रहे हैं, मीटिंग में बराबर जाते हैं और धान की फसल में धान कटवाया और पराली जलाया नहीं, उसी में मिलवा दिया। उसके बाद में है लाइनिंग से बोआई भी करवाया। गेहूं मेरा बढ़िया है, अच्छा है, नंबर 1 में चल रहा है, फर्स्ट क्लास का है। लोकसभा में जमकर कामकाज हुआ है तो वहीं राज्यसभा में कुछ व्यवधान के बाद विधायी कामकाज देखने को मिला। सड़क परिवहन मंत्रालय पर हुई चर्चा को लेकर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में तेजी से विश्व स्तरीय सड़कों का जाल बुन रहा है, तो वहीं प्रदूषण और सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए बहुत तेजी से बड़े रिफॉर्म लागू किए जा रहे हैं। संसद में जमकर कामकाज देखने को मिल रहा है। उच्च सदन में विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 2 बार बाधित हुई, लेकिन बावजूद इसके दोनों सदनों में खूब कामकाज हुआ। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान तमाम अहम सवालों के जवाब दिए गए। वहीं राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कई अहम तथ्य सामने रखे गए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि देश में यूपीए सरकार के मुकाबले मौजूदा समय में काफी तेजी से सड़कों का निर्माण हो रहा है। नितिन गडकरी ने बताया कि सड़क निर्माण के मामले में भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है कि हमारे विभाग ने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कि 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन। दूसरा रिकॉर्ड हुआ 2.5 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड नियर वडोदरा इन 24 आवर्स। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन ही देश का भविष्य है और सरकार ने इसके प्रोत्साहन के लिए कई कदम उठाए हैं। नितिन गडकरी ने बताया कि इथेनॉल उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मैक्सिमम 2 साल के अंदर पेट्रोल की स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और पेट्रोल की कार, इसके बराबर इलेक्ट्रिक की कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा की कीमत होगी। और इलेक्ट्रिक में आपको बताता हूं कि अगर पेट्रोल के लिए अगर आप 100 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक के लिए 10 रुपए लगेंगे। इसके साथ सबसे बड़ी बात हमारे सरकार ने की, इथेनॉल लाया। इथेनॉल 62 रुपीज लीटर, पेट्रोल अब मालूम है आज क्या भाव होगा। लोकसभा में बाद में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। बात राज्यसभा की करें तो उच्च सदन में सुबह विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दिन में 2 बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने जम्मू कश्मीर बजट पर चर्चा के दौरान बताया कि 2019 की तुलना में जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ये जम्मू कश्मीर एक नया सफर पर आज निकल पड़ा है। सभी लोग सोचना चाहिए, ये नया सफर है का एक टूरिज्म था, आज
टेररिज्म से लेकर आज टूरिज्म के ओर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। पहला टूरिज्म का आपका सरकार में, मगर टूरिज्म को खत्म किया आप लोग, टेररिज्म था आपके सरकार में। अभी हमारा सरकार आने के बाद टेररिज्म से जम्मू कश्मीर आज टूरिज्म की ओर आगे बढ़ रही है। स्टोन पॉलिटिक्स से लेकर आज स्कूल अटेंडेंस बढ़ रही है। खाड़ी देशों के 36 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में घूम रहा है, और इन गल्फ कंट्रीज का जो प्रतिनिधि मंडल है वो कश्मीर घूमने के लिए नहीं घूम रहा है केवल, वो वहां पर रियल एस्टेट, दूरसंचार, आयात निर्यात और अन्य जो वहां के कृषि के क्षेत्र 36 प्रतिनिधि वहां पर इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान दूसरे चरण में दोनों सदनों में जमकर कामकाज हो रहा है। जहां एक तरफ तमाम सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, वहीं सांसदों को शून्यकाल में भी कई अहम मुद्दों को उठाने का मौका मिल रहा है। विधान परिषद सदस्य के लिए भाजपा और सपा प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन किया। बस्ती में भाजपा प्रत्याशी और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंश ने नामांकन किया। वहीं निवर्तमान एमएलसी सन्नी यादव ने सपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया, जबकि अन्य 4 निर्दल प्रत्याशियों ने भी अपना अपना नामांकन किया है। वहीं नामांकन के दौरान भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी, सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल, पूर्व मंत्री जय प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी, अंकुर राज तिवारी, सदर विधायक खलीलाबाद, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी सहित तमाम वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं सपा प्रत्याशी के नामांकन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, विधायक कप्तानगंज कविंद्र चौधरी, राजेंद्र चौधरी सहित दर्जनों की संख्या में विधायक व सपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। जो अपना स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, इनमें हमेशा से एमएलसी के चुनाव में जो भी प्रत्याशी पहले विपक्षी दलों के पहले विजयी रहे हैं, उन्होंने इसको उपेक्षा का पूरा शिकार बनाया है। हमारी प्राथमिकता यहाँ पर यह रहेगी कि इन तीनों जगहों पर गांव जो प्रतिनिधि हैं, जो मतदाता हैं, उनसे सारे फीडबैक को इकट्ठा करके और वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के विकास की, शिक्षा के विकास की, और जो भी आजकल वर्तमान में जितनी टेक्नोलॉजी, जैसे सभी गांवों को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने का काम हो रहा है, तो वैसे कि छोटे मूल बिंदु से लेकर के और टेक्नोलॉजी तक पहुंचने का ये पूरा विस्तार से जो भी विकास की योजनाएं होंगी उनको लागू करना और इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत रहना, ये हमारी प्राथमिकता है। लगातार हम समाजवादी लोग सड़क से लेकर फर्श तक संघर्ष करते रहे, और आपने अभी रिजल्ट भी देखा इस चुनाव का कि बस्ती जिले में समाजवादी पार्टी ने 5 में से 4 सीटें जीती हैं। ये यहाँ की जनता का विश्वास मिला, जिससे हमारे लोग यहाँ पे विधायक बने हैं। हम लोगों के साथ जनता साथ है। ये आने 10 मार्च को रिजल्ट आपने देखा कि जनता किसके साथ है। प्रधान लोग हमारे माननीय, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सभासद, सभी जो है हमारे प्रमुख लोग, जनता जब साथ थी तभी 10 तारीख में 5 में 4 सीटें समाजवादी पार्टी के विधायक जीते हैं, और इस चुनाव को भी हम लोग जनता के आशीर्वाद, अपने प्रतिनिधियों के आशीर्वाद से जीतेंगे। आगरा फिरोजाबाद एमएलसी चुनाव 2022 के नामांकन की प्रक्रिया के तहत भाजपा प्रत्याशी विजय शिवहरे और सपा से एमएलसी प्रत्याशी दिलीप यादव ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी विजय शिवहरे वाल्मीकि वाटिका से रवाना हुए और जिला मुख्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इसके बाद सपा प्रत्याशी दिलीप यादव द्वारा भी नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। आगरा फिरोजाबाद दोनों जिलों में कुल 3,925 वोटर हैं। इनमें से 2,320 पुरुष और 1,605 महिलाएं शामिल हैं। 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा, तो वहीं 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव की मतगणना की जाएगी। पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते चुनाव लड़ रहे हैं और हमें लगता है कि हमारी जीत। देखिए, हर दल अपने अपने प्रत्याशी को उतारता है और चुनाव में हमें दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जितना काम किया है विकास के क्षेत्र में, उससे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी और हर हालत में हम चुनाव यहाँ से जीतेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी योजना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बुलडोजर सरकार, जिसमें कि गुंडा राज मुक्त मेरा प्रदेश, भ्रष्टाचार मेरा मुक्त प्रदेश, और
वो मेरे बीटीसी के सदस्य, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष, चेयरमैन के पार्षद, मेयर के पार्षद, विधायक, कहीं ना कहीं उन लोगों ने नीचे काम किया है। एटा जिले में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान 9 मार्च से 22 मार्च तक चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 3 सदस्यीय स्वास्थ्य कर्मियों की 160 स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर क्षय रोगियों की खोज कर रही हैं। ये टीमें संभावित मरीजों के सैंपल जांच के लिए नजदीकी अस्पताल में भेज रहे हैं। अलीगंज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि अभियान के तहत जांच में अलीगंज ब्लॉक में टीबी के 31 और कुल 170 मरीज पाए गए हैं। सरकार द्वारा 6 माह तक टीबी के मरीज को अपने भरण पोषण के लिए 500 रुपए की धनराशि प्रतिमाह दी जा रही है। ये ACF है, इसमें 9 तारीख से 22 तारीख तक चलाया जाएगा। इसमें जो एक्टिव केस हैं पल्मोनरी टीबी के तो उन्हें खोजना है और उनका इलाज करना है। और कोई और भी केस निकलते हैं तो उनका भी इलाज करना मुख्य, उनको खोजना मुख्य रूप से। 517 की जांच हुई है, लेकिन 31 पॉजिटिव आए हैं। उनके परिवार वालों की पूरी जांच कर ली है। एक्सरे हुए हैं, 120 एक्सरे हुए हैं। सावधानी है, अगर कोई केस है तो उसका इलाज प्रॉपर कराएं। ये दवाइयों से ठीक होने वाली पूरी तरह बीमारी है। हमारे यहाँ जो टीबी का प्रोग्राम चल रहा है ACF एक्टिव केस फाइंडिंग होता है, ये घर घर जाके टीमें काम करती हैं और जो फील्ड में सुपरवाइजर काम कर रहे हैं वो सैंपल कलेक्ट करके हमारे लैब में आते हैं। हम उनकी ट्रूनेट मशीन द्वारा जांच करते हैं और बताते हैं, रिपोर्ट देते हैं कि ये इस मरीज को टीबी है या नहीं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ललित कला संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय ने 75 लिथो प्रिंट्स निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया है। ये कार्यशाला 21 मार्च से 25 मार्च तक होगी। इस कार्यशाला में भारतीय मूल के अमेरिका में स्थापित छापा चित्रकार प्रोफेसर देवराज डाको जी का मार्गदर्शन छात्रों को मिला है। वरिष्ठ चित्रकार विवेक टेम्बे, प्रोफेसर विवेक अग्रवाल ने भी छात्रों को जानकारी दी। इवनिंग कॉलेज के लिए मॉर्निंग कॉलेज के 2 वर्कशॉप किया बेंगलोर में 2 हफ्ते का। फिर इसने राजा ने बोला कि हम आप यहाँ हैं तो फिर हमारे पास पे आइए। फिर हमने लखनऊ पहुँच गए। बहुत मेहनत से अपने राजा ने काफ़ी स्ट्रगल किया कि आप आके लिथोग्राफ पढ़ाइए। तो हमने लिथोग्राफ देखा, स्टूडियो परसों आए, देखा तो क्या स्टूडियो में इतना ट्रेजर है आपके यहाँ, स्टोन इतने हमने कहीं नहीं देखा इतना स्टोन। हमारे इंडिया में कोई कॉलेजेस में नहीं है इतना स्टोन, यहाँ पर है। तो वाई नॉट इसको हम थोड़ा मदद करने में क्या नुकसान है हमारा। ये लिथो प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक प्रोग्राम 21 मार्च से 25 मार्च तक कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के प्रिंट मेकिंग सेक्शन में ऑर्गेनाइज किया जा रहा। इसका इनिशियल आइडिया था कि आज़ादी के 75 साल हमारा देश मना रहा, तो हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स मिल करके कुल 75 प्रिंट डिफरेंट जो हमारे स्टेट्स और कला और संस्कृति के ऊपर ये 75 प्रिंट बना रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि इस प्रोग्राम में US बेस भारतीय मूल के चित्रकार श्री देवराज डाको जी 21 से 25 तक पूरे समय हमारे कॉलेज में छात्रों के बीच में रहेंगे। वाराणसी के 80 घाट पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा 2 दिवसीय पुतुल उत्सव का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय पुतुल उत्सव के आयोजन में विभिन्न कालजयी पुतुल रंगमंच प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में शामिल होने वाले कलाकारों ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कला कभी नहीं मरती, आज उन्हें 80 घाट पर प्रस्तुति देने का मौका मिला है।
के कार्यक्रम होने चाहिए और हमेशा चलते रहने चाहिए। मैं तो सिर्फ खाली हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं सबसे यही कहता हूँ कि भाई अपनी जो हिंदुस्तान की धरोहर है, जो हमारी कलाएं हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे नौटंकी हो, चाहे गाना हो, चाहे बजाना हो, चाहे कठपुतली हो, कुछ भी हो, उनके अंदर ज्यादा रुचि रखें ताकि वो फिर से रिवाइव हो और आगे से आगे नया काम कर सके। जबकि विदेशी लोग हमारे ही आइटम लेके, हमारे ही आर्ट लेके, हमारे ही डांस लेके दुनिया भर में नाम कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। इस तरह से खाली भारत में ही विश्व में व्यापक कला है और तरह तरह के उसमें नटनाट अपनी उंगलियों के आधार पर निर्जीव जो पुतले हैं उनमें जीवन ढाल देना, तो उससे एक मन में आत्मिक प्रसन्नता बच्चे ही देश का भविष्य है। और आजकल हम बच्चों को वह जो दुस्साहसिक और फलाना ये सब चीज़ें दिखाते हैं और एडवेंचर के नाम पर उनको हत्याएं ये सब दिखाते हैं, उनके लाख गुना ज़्यादा हमारा ये पुतल जो है। इसीलिए इस अमृत महोत्सव में हमें पुरानी परंपराओं में जो कुछ अच्छा है उसे देना देश के लिए और विश्व के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत की कोविड मैनेजमेंट की कहानी की सफलता के पीछे प्रधानमंत्री की लीडरशिप, इनोवेशन, समर्पण, सहभागिता और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल है। राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में कोविड मैनेजमेंट के लिए एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किया है। विश्व जल दिवस के अवसर पर लंबे समय से पानी के संकट को लेकर दुनिया भर में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन काम बहुत ज्यादा होता हुआ नहीं दिखता। भारत में बीते कुछ वर्षों में जल संग्रहण को लेकर जो जमीनी काम हुआ वो साफ तौर पर नजर भी आता है। जहां हर घर जल नल पहुंचाने का काम हो रहा है, तो वहीं तकनीक के इस्तेमाल से पानी की बर्बादी को भी रोकने में बड़ी कामयाबी मिल रही है। सरकार के इस प्रयास को जन आंदोलन का रूप दिया गया और इसी क्रम में जागरूकता के कार्यक्रम किए गए हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अपनी तीसरी जीत हासिल की। टीम ने हैमिल्टन में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश को 110 रन से हरा दिया। इस जीत के बाद भारतीय टीम तीसरे स्थान पर पहुंच गई और भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूती दे दी है। भारत ने बांग्लादेश के सामने 230 रन का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 40 ओवर में 3 गेंदों में 119 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से स्नेहा राणा सबसे सफल गेंदबाज रही, जिन्होंने मैच में 4 विकेट हासिल किए। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। देश आज बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मना रहा है शहीद दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का करेंगे उद्घाटन। राजधानी लखनऊ में कल 2 दिवसीय रंग दे बसंती कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के गठन की यात्रा और बलिदानियों के सम्मान में आयोजित किया गया कार्यक्रम। तीन राज्यों में सरकार गठन की तैयारियां हुई तेज। उत्तराखंड में आज पुष्कर सिंह धामी फिर से संभालेंगे मुख्यमंत्री पद। पच्चीस मार्च को योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लेंगे शपथ। लखनऊ के इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का होगा आयोजन। और विधान परिषद सदस्य के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। बस्ती से भाजपा के सुभाष यदुवंश और सपा के सन्नी यादव, वहीं आगरा फिरोजाबाद से भाजपा के विजय शिवहरे और सपा के दिलीप यादव हैं एमएलसी प्रत्याशी। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।